स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से। हम लोग पढ़ रहे हैं समय प्रश्न तनाव और प्रश्न तनाव की पिछले वीडियोस में सारी थ्योरी हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से उसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। आइए स्टार्ट करें। तो इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमने इसमें शामिल किए हैं और पहला पॉइंट हमारा ये है कि प्रश्न तनाव के एसआई मात्रक और उसके विमीय सूत्र या डायमेंशंस क्या होते हैं। सरफेस टेंशन के एसआई मात्रक जैसे आप सामने देख रहे हैं, इसका न्यूटन पर मीटर या फिर आप कह सकते हैं जूल पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशंस होता है MT-2। सेकंड, किसी द्रव में पृष्ठ तनाव होने का कारण क्या होता है। तो मुक्त पृष्ठ का जो न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, कम से कम क्षेत्रफल ग्रहण करने की जो फोर्स लगता है वही आपका सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव कहलाता है। थर्ड पॉइंट में हम लोग स्टडी कर रहे हैं द्रव के पृष्ठ तनाव पर ताप का क्या इफेक्ट होता है। तो उसमें और भी क्लियरिटी से मैं पहले बता चुका हूँ। जिन्होंने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं वो पहले वाले वीडियोस में जाकर इसको और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। वहाँ काफ़ी विस्तार से बताया गया है। तो यहाँ पर ताप बढ़ाने से पृष्ठ तनाव आपका कम हो जाता है। बात की जाए अगले पॉइंट में कि द्रव का पृष्ठ तनाव किस ताप पर शून्य हो जाता है। तो उसके लिए है कि क्रिटिकल टेम्परेचर यानी क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पृष्ठ तनाव का बढ़ता हुआ क्रम क्या है। तो साबुन का घोल यानी साबुन के का घोल मिला हुआ जल रखा हुआ हो, सिंपल जल है और पारा। तो इसका मतलब हुआ कि साबुन का जो घोल है उसका पृष्ठ तनाव सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा जल का होगा और सबसे ज़्यादा पारा का होगा। जो इस चैनल पर नए हैं उनके लिए हम सूचना देते हैं कि हम इस चैनल पर पढ़ते हैं सभी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनसे संबंधित हर एक टॉपिक के ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। और फिजिक्स में इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं पृष्ठ तनाव और आगे आने वाले दिनों में भी हम लगातार एक एक टॉपिक फिजिक्स का देखते चलेंगे। और किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा तरीका हम लोगों ने इस चैनल के माध्यम से अपनाया है कि पहले हम उसकी बेसिक थ्योरी यानी इसका कंप्लीट करते हैं, हैंड नोट्स के द्वारा आपको प्रोवाइड करते हैं टू द पॉइंट मैटर, जो केवल हमारे लिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत बहुत उपयोगी रहता है। चलिए अगले पॉइंट देखें। केशिका तत्व का मुख्य कारण। तो केशिका तत्व का मुख्य कारण है द्रव के वक्र पृष्ठों के दोनों पार्श्वों के बीच में जो दावांतर है उसके लिए बताया है। दावांतर का मतलब समझ में आई गया हुआ सभी के कि द्रव का अगर वक्र पृष्ठ जैसे हमने देखा था अवतल पृष्ठ होता है और आपका उत्तल पृष्ठ होता है। कुछ द्रव इस तरह का सरफेस ग्रहण करते हैं, कुछ का सरफेस इस तरीके का रहता है। तो यहाँ पर जो द्रव का पृष्ठ बनता है अवतल पृष्ठ ऊपर वाला कहा जाए, नीचे वाला पृष्ठ, तो इनके पृष्ठों में जो अंतर है वही आपका दावांतर कहलाता है। ये किसी बुलबुले के अंदर, किसी बूंद के अंदर ये दोनों पृष्ठ आपके अवेलेबल होंगे तो वहाँ पर दावांतर आपका रहता है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें कि दाब किस पृष्ठ पर अधिक होता है तथा किस पृष्ठ पर कम होता है। तो इसमें सीधा है कि अवतल पृष्ठ पर दाब आपका अधिक होगा और उत्तल पृष्ठ पर दाब आपका कम होगा। अब दोनों जो दावांतर आपके पृष्ठ के बीच में दिखाए जा रहे हैं उनके बीच में दावांतर कितना होता है, तो उसको भी हम डिटेल में इसका फार्मूला तक ड्राइव कर चुके हैं और बहुत ही लाइव क्लासेस में मैं आपके सामने कोशिश ये करूँगा जितने भी न्यूमेरिकल इसके ऊपर बनेंगे तो आंकिक प्रश्नों को एक बार सीधे बोर्ड के माध्यम से डायरेक्ट सॉल्व करते हुए आपको आपके सामने दिखाएं। अगले पॉइंट पर आते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे पार्श्वों के बीच दावांतर के लिए। तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है दिस इज इक्वल्स टू 2t अपॉन कैपिटल R के बराबर होती है। यहाँ पर सभी आप पढ़ चुके हैं कि t जो होता है वो आपका सरफेस टेंशन होता है और R उस बुलबुले या उस ड्रॉप की या उस बूंद की वक्रता त्रिज्या होती है, रेडियस कहलाती है। अगले पॉइंट में पृष्ठ तनाव T कैपिटल T द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल A और कार्य अगर W में संबंध पूछा जाए तो W में जो संबंध होता है W इक्वल्स टू T इंटू डेल्टा A, जैसे आप देख पा रहे हैं। और साथ में अगर T का मान यहाँ से निकाला जाए तो T इक्वल्स टू आपका सीधे मिलेगा T इक्वल्स टू W अपॉन डेल्टा A से। यहीं से इसका मात्रा कभी जो आपने ऊपर देखा था जूल पर मीटर स्क्वायर आया था वो वैल्यू यहीं से प्राप्त हुई थी। तो जूल पर मीटर स्क्वायर के जो वैल्यू है वो इसी फॉर्मूले से आपको मिलता है T इक्वल्स टू W अपॉन डेल्टा A से। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी बातें ध्यान रखा करिए। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगला है कि जल की एक बड़ी बूंद को अनेक छोटी बूंदों में अगर तोड़ा जाए तो उसमें क्या क्या चीज़ों में चेंज होता है, कौन सी चीज़ें यानी कौन से फैक्टर्स अनचेंज्ड रहते हैं। तो बात की जाए अगर वॉल्यूम के बारे में तो वॉल्यूम उसमें कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम आपका नियत रहेगा। जब भी हम एक बड़ी बूंद को छोटी बूंद में ब्रेक करते हैं तो उसका आयतन निश्चित रहता है, नियत रहता है। पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो पृष्ठ क्षेत्रफल और पृष्ठीय ऊर्जा की जो बात की है तो उसमें दोनों ही क्या करती हैं, आपकी इंक्रीज करती हैं। ध्यान रखिए एक बड़ी बूंद से हम अनेक छोटी बूंद बना रहे हैं, अगर इसके रिवर्स चलें यानी उल्टे चलें, छोटी बूंदों से मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई है तो इसका बढ़ने की वजह सिर्फ आप क्या कर देंगे, घट जाएगी, ठीक है, या कम हो जाएगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी साथ साथ दिमाग में रखते चलिए। और किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए जैसे मैंने पहले भी कहा है कि केवल 1, 2 या 3, 4 वीडियो ही सफिशिएंट नहीं होते। हर एक बिंदु, हर एक पॉइंट, आपको किस वीडियो से कौन कौन सी जानकारी आप कलेक्ट कर सकते हैं वो सब इकट्ठा होता है। एक दिन की परीक्षा नहीं होती है। और दूसरी बात ये कि आपकी तैयारी को कोई मानक नहीं होता, तैयारी का कोई स्केल नहीं है कि आप कितनी तैयारी कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा या कितनी तैयारी नहीं करेंगे
तो सिलेक्शन नहीं होगा। आपको लगा रहना पड़ेगा, कंटिन्यूसली आपको स्टडी करते रहना पड़ेगा अगर आपको सफलता चाहिए तो। अगले पॉइंट पर आते हैं, चांदी जल के लिए स्पर्श कोण का मान। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में भी हम लास्ट वाले वीडियोस में देख चुके हैं, तो यहाँ पर सीधा सीधा बात कराएंगे। तो चांदी और जल के लिए स्पेशल बताया था मैंने आपको कि इसको मेंशन कर लीजिएगा। तो ये कितना होता है आपका 90 डिग्री के बराबर रहता है। ओके, बात करते हैं बेद्रव जो ठोस को भिगोते हैं उनके लिए स्पर्श कोण का मान कितना होता है। तो जैसे जल भी द्रव को भिगोने में आता है, तो उसका जो मान है, उसका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, उसकी वैल्यू जो है वो लेस देन 90 डिग्री होती है, यानी 90 से कम होता है। बात करते हैं बेद्रव जो ठोस को नहीं भिगोते, यानी जैसे पारा लिया था कि पारे को अगर कांच के अंदर ग्लास में रखा जाए और पारे को निकाल दिया जाए, जो पारा है वो कांच की सतह से चिपकता नहीं है, ठीक है, उसको भिगोता नहीं है, तो उसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट की जो वैल्यू वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होती है, यानी 90 से अधिक होता है। अगले पॉइंट पर आते हैं, टैप वाटर तथा कांच के बीच स्पर्श कोण का मान कितना होता है। तो टैप वाटर का मतलब सीधा वाला जो टैप के द्वारा नहीं, जो नल से जो पानी मिल रहा है, ठीक है, कोई दूसरा पानी ना समझिएगा। तो इसमें वही है, जो जल से हमें पानी मिल रहा है, जो नल से हमें पानी मिल रहा है, उस पानी और कांच के बीच में अगर स्पर्श कोण एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट देखा जाए तो कितने डिग्री का होता है, वो 8 डिग्री यानी 8 डिग्री का होता है। वहीं पर शुद्ध जल की बात करें, प्योर वाटर की बात करें, और कांच के बीच स्पर्श कोण का अगर मान कहा जाए तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 डिग्री के बराबर होती है। कंपटीशन लेवल के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस का संग्रह है मेरे पास, ठीक है, तो वही संग्रह आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लगातार बने रहिए मेरे साथ में और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। अच्छी चीज़ें सभी तक पहुँचनी चाहिए। जैसा मैं हमेशा कहता रहा हूँ, केवल अपनी तरक्की या अपना स्वार्थ ना देखें, जो भी चीज़ है सबको बताएं। अगर आप दूसरों का भला करेंगे, ईश्वर आपका भला करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आए, पारे तथा कांच के बीच स्पर्श कोण का मान पता कर। जैसे पारे के बीच में बताया था आपको कि पारा कांच से चिपकता नहीं है, उसका जो स्पर्श कोण वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। तो जी हाँ, 135 डिग्री, इट इज़ ग्रेटर देन फॉर 90। तो 90 से ज़्यादा है, 135 डिग्री है, तो इसीलिए कहा जाता है कि पारे जो है कांच को नहीं भिगोता है। तो इसका मान 135 डिग्री। अगले पॉइंट पे, किसके अंदर दाब आदिक्य ज़्यादा होता है, छोटे बुलबुले के अंदर या बड़े बुलबुले के अंदर। तो इसमें फॉर्मूला भी मैंने आपके सामने लिख दिया है, 2T/R होता है। तो 2T/R, अगर एक ही द्रव से आप बुलबुला बना रहे हो तो उसमें टी तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, बचा पी की बात। तो प्रेशर पूछा जा रहा है कि प्रेशर किसके अंदर ज़्यादा होगा। तो जैसे आपको बता भी चुके हैं कई बार कि अगर रेसिप्रोकल है, अगर अपॉन में कोई चीज़ दिखाई दे रही है तो उसका मतलब ये है कि अगर इसका मान बढ़ाओगे तो ये मान घटेगा, और इसका मान अगर घटाओगे तो इसका मान बढ़ेगा। तो जब बात करें हम छोटे बुलबुले के बारे में, इसकी रेडियस कम होगी, और रेडियस जब कम होगी तो उसके अंदर दाब आपका अधिक होगा। इसलिए छोटे बुलबुले में आपका दाब बड़े बुलबुले की अपेक्षा अधिक होगा। अब इसके बाद हम लोग लेते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न इसमें। और पहला प्रश्न है कि जल की छोटी बूंदों से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाने की प्रक्रिया में निकाय की पृष्ठ ऊर्जा, ऑप्शन में दे रखा है बढ़ती है, घटती है, परिवर्तित रहती है, या बढ़ या घट दोनों सकती है। तो इसमें जैसे आपको कई बार बता चुके हैं, तो इसमें ऊर्जा का जो मान है वो, क्योंकि कई सारी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बना रही हैं, तो इसमें ऊर्जा आपकी घटेगी। ओके, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज पहचानिए, उसकी भाषा पे ध्यान दीजिए। 5th नंबर पे आते हैं, एक द्रव का पृष्ठ तनाव। ऑप्शन देखेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल के साथ बढ़ता है, पृष्ठ क्षेत्रफल के साथ घटता है, ताप के साथ बढ़ता है, या ताप के साथ घटता है। तो कई बार पढ़ चुके हैं, ताप के साथ इसकी वैल्यू घटती है। 6 पे आए, कोई द्रव किसी ठोस की सतह को नहीं भिगोएगा यदि स्पर्श एंगल ऑफ कांटेक्ट अधिक कोण हो, 40 डिग्री हो, 0 डिग्री हो, या 60 डिग्री हो। ठीक है, तो ये सभी 90 डिग्री से कम है। ठीक है, तो ये में से कोई सही होना ही नहीं है। ठीक है, और 6 का ए पोर्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, यानी अधिक कोण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, कांच की नली में पानी का नवचंद्र तल मीन्स के अवतल होता है, अवतल पृष्ठ है, इसका कारण क्या है। तो ऑप्शन में देखें, कांच की सतह में लगे अपद्रव्य हैं, बी पानी और कांच के बीच स्पर्श कोण का मान न्यून कोण होना चाहिए, पानी के पृष्ठ तनाव का मान कम होना चाहिए, या डी पानी के पृष्ठ तनाव का मान अधिक होना चाहिए। तो इसमें बी ऑप्शन उपयुक्त है कि पानी और कांच के बीच स्पर्श कोण एंगल कोण का मान न्यून कोण होना चाहिए। अवतल के लिए कंडीशन होती है, क्योंकि हमने देखा था कि जल को हम जब किस नली में रखते हैं तो उसका तल भी इसी तरह से दिखाई देता है, जबकि पारे का तल नीचे गिरता है और उसका सरफेस उत्तल की तरह शो यानी दिखाई देती है। 8 में आइए, एक बर्तन में द्रव भरा है, द्रव व ठोस के अणुओं के बीच आसंजक बल द्रव के अणुओं के बीच ससंजक बल की तुलना में बहुत क्षीण है। द्रव ठोस के समीप द्रव की तल की प्रकृति कैसी होगी, नेचर कैसी होगी, इसकी उत्तल सरफेस होगा या अवतल सरफेस होगा। तो इसमें आपका कैसा सरफेस होगी, वो आपकी उत्तल सरफेस होगी, यानी ऑप्शन आपका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में जो है, जो उसमें बत्ती पड़ी होती है उसमें ऊपर चढ़ता है। ठीक है, सभी को पता है केशनलियाँ होती हैं, केशनली के सारे धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ता है। उसका मेन कॉज क्या होता है, पहला ए ऑप्शन देखें, बत्ती के अंदर तेल के विषरण के कारण होता है, वायु में उत्प्लावन के कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है, या बत्ती के गुरुत्व खिंचाव के कारण होता है। तो उसमें आपका ऑप्शन सही है, सी का आंसर आपका करेक्ट है,
पृष्ठ तनाव के कारण यानी सरफेस टेंशन के कारण होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सावन के दो बुलबुलों के अंदर दाब दे रखे हैं, प्रेशर दे रखे हैं 1.01 और 1.02 दे रखा है। इसमें थोड़ा आंकिक प्रश्न है, न्यूमेरिकल पोर्शन होगा। इन बुलबुलों के आयतनों का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो इनके आयतनों का अनुपात आपसे पूछा गया है, तो आयतन पता होने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए उसकी रेडियस, और रेडियस का मान यहाँ पर उल्टा चलेंगे, दाब के द्वारा आपको रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसके अंदर जो दाब शामिल दे रखे हैं आपको, इनमें वायुमंडल दाब भी शामिल है। तो सबसे पहले तो इनमें से जो एटॉमिक प्रेशर है, जो वायुमंडल का दाब है, वो आपको घटाना पड़ेगा। एक बार ये आपके पीजीटी में भी क्वेश्चन आ चुका है, मुझे ध्यान है, ठीक है। ये आपका पीजीटी लेवल में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो काफ़ी बच्चों ने गलत भी किया था, मेरे साथ में जितने मित्र मिले थे उनमें से मोस्टली लोगों ने गलत किया था। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें। तो सबसे पहले इसमें से 1 घटा लीजिए, 1 - 1, ठीक है। तो सब में से आप 1 घटाएंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आपके पास बचेगी, ये बटेगा, यहाँ पर बचेगा 0.01 और यहाँ बचेगा 0.02। ओके, एक को P1 मानिए, दूसरे को P2। तो P1 कह लेते हैं आप पहले वाले को, यानी P1 हो गया आपका 0.01 और P2 हो गया आपका 0.02। ओके, नाउ अब आप रेडियस और इसमें संबंध अगर पता करें तो प्रेशर जो होता है वो 40/R, क्योंकि सावन का बुलबुला लिया है इसलिए हमने इसको 2T नहीं लिखा, तो 40/R से लिखा है। और R की वैल्यू देख रहे हो, P एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप R2/R1 करते हैं, ओके, R2/R1 करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा P1/P2। ध्यान से देख लीजिए सभी लोग, P1/P2। पेन और पेपर कॉपी अपने पास रख के बैठा करिए प्लीज़, वैसे मैं पहले कई बार कह चुका हूँ। तो P1/P2 अब वास्तव में पढ़ने के मन से बैठा करिए। कुछ लोग हैं जो देख रहे हैं, पता चल जाता है ना, क्योंकि स्क्रीन पे सब कुछ शो होता है आपके चैनल से। स्टूडियो में जाकर सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, कितने लोगों ने देखा, कितनों ने नहीं देखा, कितनों ने क्या रिस्पांस दिया। और कोशिश किया करिए, प्लीज़ कमेंट किया करिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब इट। तो नाउ यू प्लेस द वैल्यू ऑफ P1 एंड P2। तो P1 की वैल्यू आप लगाएंगे 0.01, कहने का मतलब ये डेसिमल से डेसिमल हटाएंगे तो ये आपके पास बचेगा 1/2। ओके, ये आपके पास में आ गया R2/R1। अगर R1/R2 करते हो तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर। ध्यान रखिएगा, याद कर रख लीजिए, क्योंकि अभी स्क्रीन से हट जाएगा। R1/R2 डिस्टिकल्स 2 होगा 2 के बराबर। आगे जब वॉल्यूम का पता करना हो तो आयतन जो होता है वो V1/V2 से अगर आप निकालेंगे, आयतन ही पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आयतन होता है, चूँकि गोलाकार है इसलिए 4/3 पाई R1Q मैंने लिखा, और इसी तरह से नीचे लिखा 4/3 पाई R2Q। ओके, इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं है। जो भी आपके कंपटीशन में आते हैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिकली होते हैं, थोड़ा दिमाग लगाने का होता है उसमें। तो ऐसे 4/3 से हटाएंगे, आपके बचा R1Q/R2Q। और इसमें R1/R2 का जो रेशियो आपको बताया था वो था 2/1 के बराबर था। तो 2 की पावर Q जब करेंगे तो 2 की पावर Q इसके बराबर होगी 8 के बराबर होगी, यानी 8/1। तो इसमें आपका ऑप्शन जो आ रहा है वो आपका होना चाहिए ऑप्शन C आपका सही है, 8:1। 11 पे आते हैं। जल की एक बड़ी बूंद को 8 छोटी बूंदों में तोड़ा गया है। छोटी बूंद के अंदर दाब आधे के बड़ी बूंद की अपेक्षा कितना अधिक होगा। अगेन फिर से वही है, सिर्फ हमें सबसे पहले आयतन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाते हैं कि एक बड़ी बूंद का जो आयतन है वो 8 छोटी बूंदों के आयतन के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पर ये मानते हैं बड़ी बूंद की जो त्रिज्या है वो आगे आपकी होगी कैपिटल R/Q। तो यहाँ पर हमने लिखना 4/3 पाई R/Q, कैपिटल R ले लिया। और 8 इंटू स्मॉल r की बात कर लें तो 4/3 पाई स्मॉल R/Q। ओके, तो इस तरीके से ये वैल्यू आपके पास में आई 4/3 से 4/3 को हटा दीजिए दोनों तरफ से, R/Q बचेगा। इसको 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर Q। तो सबके ऊपर से घनमूल Q रूट हटाएंगे तो ये आपके पास बचेगा R = 2R। यानी मतलब ये हुआ कि 8 छोटी बूंदों में तोड़ने पर जो अगर इसकी रेडियस देखी जाए, यानी जो नई छोटी बूंद बनेगी उसकी जो त्रिज्या है वो पहले की कितनी रह जाएगी, आधी रह गई। ओके ना, R = अगर आप लिखें तो R/2 ही तो होगा। तो यहाँ से सीधा पता चल रहा है कि नई जो छोटी बूंद बनी है उसकी रेडियस पहले की वाली रेडियस की आधी होगी, यानी बड़ी बूंद की आधी त्रिज्या होगी छोटी r की। अब देखें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखिए प्रेशर की वैल्यू, प्रेशर की अगर बात की जाए, पहला जो बड़ी बूंद का जो प्रेशर था, बड़ी बूंद के प्रेशर में अगर देखें तो दिस = कैपिटल P मैंने लिख लिया बड़ी बूंद के हिसाब से। तो यहाँ पर 2T/R, ये बड़ी बूंद की रेडियस हो गई। छोटी वाली बूंद का स्मॉल p से दिखा लें और उसका जो प्रेशर होगा वो कितना होगा 2T/r। नीचे जो रेडियस आएगी उसको हमने ऊपर लिख लिया, कोई दिक्कत, ठीक है ना। 2T से 2T आपका कैंसिल होगा, बचा आपके पास में स्मॉल r/R। अब यहाँ पर आप देखें तो स्मॉल r/R का जो मान है वो किसके बराबर था, 1/2 के बराबर था, 1/2 के बराबर था। तो यहाँ से स्मॉल p की अगर वैल्यू निकालें तो 2 टाइम्स ऑफ p हो जाएगा अभी, यानी जो आपका दाब था पहले उससे भी अब छोटी जो बूंद होगी उसमें जो नया दाब हो पहले से डबल हो जाएगा। पहले भी इसी वीडियो में हमने आपको बताया कि छोटी बूंद में दाब जो होता है वो बड़ी बूंद की अपेक्षा ज़्यादा होता है, तो उसकी तरफ ही ये इंडिकेट कर रहा है। तो सीधा सीधा ऑप्शन डबल हो जाएगा। तो 2 गुना आंसर आपका कौन सा वाला है, बी ऑप्शन आपका सही है, 2 गुना हो जाएगा।
आगे चलते हैं। टाइम तो हो चुका है, 15 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर मोस्टली जो वीडियो है वो 15 मिनट्स के रखता हूँ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, जल्दी से ख़त्म करते हैं। 12वां क्वेश्चन देखें। एक ही द्रव में दो केश नलियाँ डुबोई जाती हैं, इनमें से एक की अनुप्रस्थ काट दूसरी नली का इनमें एक ही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दूसरी केश नली का 4 गुना है, ठीक है ना। तो केश नली के जो द्रव का चढ़ाव होगा वो कितना होगा, तो उसमें आप लगाएंगे जूरेन का नियम। तो जूरेन का नियम यहाँ पर आपकी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले जूरेन का नाम लिख लेते हैं, वो है आपका H1R1 इक्वल्स टू H2R2। आपसे पूछ रहा है वो कि उन पे चढ़े हुए जल का अनुपात कितना होगा, बड़ी, ठीक है ना। क्या दोनों दोनों नली में समान जल चढ़ेगा, दूसरी नली का आधा होगा, दूसरी नली का 1/3 होगा, या दूसरी नली का 1/4 होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता करना होगा कि उनकी रेडियस में क्या अंतर है। तो रेडियस का जो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे वो आप क्या करेंगे कि πr1 का स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू होगा किसके, कितने गुना है, दूसरी का 4 गुना है, ठीक है। तो 4 टाइम्स 4 इंटू πr2 का स्क्वायर, तो ये उसका 4 टाइम्स कर दिया आपने। ओके, 4 गुना कर दिया, पाई से पाई खत्म कीजिए, और 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। पूरे इक्वेशन का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका मतलब आपके पास बचेगा R1 दिस इक्वल्स टू 2R2। 2R2 का आपके पास वैल्यू आई। अब यहाँ से आप वैल्यू निकालिए H1/H2 का मान। तो H1/H2 जब आप लिखेंगे तो ये वैल्यू बराबर होगी किसके, R2/R1 के। R2/R1 के मान बराबर होगा, और R2/R1 का मान यहाँ से अगर आप पता करें तो ये मान किसके बराबर होगा, 1/2 के बराबर होगा। दिस इज इक्वल्स टू 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि H1/H2 दिस इज इक्वल्स टू 1/2। H1/H2 दिस इज इक्वल्स टू 1/2। तो इसमें आप देखिए कौन सा वाला ऑप्शन सही है। दूसरी नली का आधा होगा, दूसरी नली का 1/3 होगा, या दूसरी नली का 1/4 होगा। तो 12 का ऑप्शन सही है आपका, विकल्प बी सही है कि दूसरी नली का आधा होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केश तत्व के संबंध में HR का नियम क्या कहलाता है। तो इसमें सभी को मालूम होना चाहिए, लाप्लास का नियम है कि क्यूरी का नियम है, या ज्यूरिन का नियम है, या न्यूटन का नियम है। तो ऑप्शन सरल है, तो इसमें आप टिक लगाएंगे, सी ऑप्शन सही है, ज्यूरिन का नियम। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज का वीडियो यहीं पर विराम करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी आपके साथ फिर से मिलता हूँ। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।